नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM महाराष्ट्र। राजनीति भी बड़ी विचित्र होती है। जो प्रधानमंत्री जी संसद में दहाड़ते हुए नजर आते थे, अब वो बहुत डरे डरे से नजर आते हैं। खेल क्या है, ये समझाने की कोशिश की है दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक जी ने। सीधा लेके चलता हूं उनके पास, सुनिएगा, बहुत अच्छी बातचीत है। शुक्रिया। 4PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है केपी मलिक साहब, आपका हार्दिक अभिनंदन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आपका भी और 4PM के दर्शकों का भी। और उन दर्शकों का विशेष धन्यवाद है जो 4PM चैनल को ढूंढते ढूंढते 4PM उत्तर प्रदेश पे पहुंच चुके हैं। और हम आशा करते हैं कि बाकी दर्शक भी ढूंढते ढांढते उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश, बाकी जगह ढूंढ ढांढते पहुंच ही जाएंगे। लगातार कोशिश जारी है लोगों के। कई लोग हमें ढूंढते पहुंच गए, मुझे तो फोन भी आ रहे हैं कई लोगों के। जी बिल्कुल सही बात है। नेशनल चैनल बंद कर दिया, लेकिन 4PM यूपी अभी तक चल रहा है, तो पता नहीं वो भी कब बंद करते हैं, लेकिन फिलहाल तो चल रहा है, इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। मैं बात करूंगा मलिक साहब, शुरुआत की मुझे याद आ रहा है कि 2014 से और बहुत सालों बाद तक जब प्रधानमंत्री संसद में घुसते थे तो वाकई शेर की तरह चलते थे। यू 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 संसद में आवाज, नारे रखते थे, मोदी मोदी। और विपक्ष के सांसदों के चेहरे पर भी एक तनाव नजर आता था कि मतलब बहुत जबरदस्त कोई आदमी सामने आ रहा है, पंगा नहीं करना। धीरे धीरे समय बदला, नाराजगी बढ़ी। पार्लियामेंट में मोदी जी आए तो संजय सिंह समेत तमाम सांसद उनके मुंह पे बहुत अपशब्द वाले नारे लगाने लगे। वो प्रधानमंत्री जो संसद में शेर की तरह आते थे, उन्हें कहना पड़ा कि महिला सांसदों से मुझे जान का खतरा है, काट खाएंगी। और बहुत लंबे समय बाद जब वो संसद में अवतरित हुए तो जो चेहरे पे जोश था, जो यूं यूं करके भाषण देते थे, सब गायब था। कागज देख के भाषण पढ़ रहे हैं और केवल चेयर को देख रहे हैं, इधर देख ही नहीं रहे प्रधानमंत्री। कभी कभी ये मनोविज्ञान में बॉडी लैंग्वेज का बड़ा महत्व है। आपके शारीरिक स्थितियां क्या कहती हैं, इसका बड़ा महत्व है। मलिक साहब, आपको मेरे ख्याल से 20-30 साल तो हो गए पार्लियामेंट कवर करते हुए, पार्लियामेंट में जाते हुए, और देश का शायद ही कोई बड़ा नेता ऐसा है, मंत्री जो आपको जानता ना हो, क्योंकि आपके बड़े अच्छे रिश्ते रहे हैं। पार्लियामेंट में आपने शुरू से 2014 से मोदी जी की पर्सनालिटी देखी है। ये जो इस समय बॉडी लैंग्वेज है मोदी जी की, इसका मतलब क्या है, इसका इशारा क्या कहता है, जरा समझाइए। देखिए संजय जी, अगर आप पार्लियामेंट की बात करते हैं तो मुझे लगभग 3 दशक 30 साल हो गए हैं पार्लियामेंट को देखते हुए, कवर करते हुए। और मैं अगर अच्छे तरीके से या बहुत डीपली अगर कहूं तो मैंने वाजपेयी जी की गवर्नमेंट को बहुत बारीकी से अध्ययन भी किया, कवर भी किया और सारी चीजें देखी भी हैं। और बड़ा मजा आता था बहस में, जब सुषमा स्वराज की बहस होती थी और सुषमा स्वराज खड़ी होकर बोलती थी जब कांग्रेस की सरकार 2004 के बाद बनी। बड़ी अच्छी नोकझोंक होती थी। लालू यादव का अलग ही एक जलवा रहता था। हमने वो दौर भी देखा है। और कारगिल की अगर हम बात करें, जिस प्रकार से आज युद्ध चल रहा है, जब ऑल पार्टी मीटिंग होती थी तो वाजपेयी जी भी उसमें रहते थे मीटिंग में। और आज संजय जी मैं बताऊं, शाम को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है, उसमें प्रधानमंत्री जी नदारद थे और उस मीटिंग की अध्यक्षता राजनाथ जी ने की है। एक तो ये समझ लीजिए कि कितना डर उनको लोगों का सामना करने में लग रहा है। हालांकि जो पीछे जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें भी ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, उसमें भी प्रधानमंत्री नहीं आए थे। आप बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, मैंने आपको एक बार आपके चैनल पे बताया भी था कि कई सारे ऐसे नेता थे जिनकी बॉडी लैंग्वेज देख के हम पहचान लेते थे कि ये क्या बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे, और क्या मीडिया को बाइट देंगे कि नहीं देंगे। मैं कई बार आपको बता चुका हूं। और इसमें खास तौर पे मैं वाजपेयी जी गवर्नमेंट में इसलिए बता रहा हूं कि ज्यादातर सरकार की तरफ से या कोई बड़े डिसीजन की बाइट अडवाणी जी देते थे। और मैंने आपको ये कहा था कभी भी कैबिनेट की मीटिंग होती थी, ऑल पार्टी मीटिंग होती थी, अगर अडवाणी जी का नंबर आता था बोलने का और हमें लगता था जैसे मीडिया बाहर खड़ा रहता अडवाणी जी आएंगे, अगर अडवाणी जी ऐसे करके आ रहे हैं तो इसका मतलब ये कुछ नहीं बोलेंगे, और अगर वो ऐसे करते हुए आ रहे हैं तो मतलब आज कुछ बोलेंगे, वो अच्छी बाइट हमें देंगे। ये बॉडी लैंग्वेज हम इतनी उनसे समझ गए थे। दूसरा, उनका चलने का ढंग, बात करने का ढंग, ये तमाम दूसरे जो लोग हैं उन पे भी ये चीजें होती हैं। एक एक का बहुत सारे लोग थे ऐसे, कांग्रेस के भी कई नेता थे, प्रमोद महाजन थे, विजय गोयल भी बोलते थे, वेंकैया नायडू भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन थे, सुषमा स्वराज थी। हम लोग सबको लगभग समझते थे। अब आप मोदी जी की बात अगर करते हैं, 2014 से लेके 2024 तक जो रुतबा मोदी जी का था,
जिस तरह से वो दहाड़ने का काम करते थे, और उनकी अगर एक स्पीच आप पार्लियामेंट से निकाल कर देखें, जब उन्होंने नरेगा के लिए बोला था कि तुम्हारे गड्ढों को भरने का काम मैं कर रहा हूं, और जिस दबंगई से वो बोलते थे, लगता था जैसे शेर दहाड़ रहा है और विपक्ष दुम दबाए बैठा रहता था। वो तस्वीर पलटी हुई दिखाई दी है हमें इस सदन में। 3 हफ्तों के बाद आप अवतरित हुए हैं, आप पार्लियामेंट में दिखे हैं, और दिख के आपने एक जैसा भाषण पढ़ दिया है लोकसभा में और राज्यसभा में। मुझे याद नहीं आता कि कभी मोदी जी ने इस तरह से पर्चे पे पढ़ के मायावती जी की तरह पूरी स्पीच पढ़ी हो। पॉइंट जरूर वो बना के लाते हैं जब वो हाउस में जाए या लाल किले से बोले। टेलीप्रोम्प्टर भी रहता है, और पार्लियामेंट में तो टेलीप्रोम्प्टर नहीं होता, लेकिन वो अपने नोट बना के लाते थे। लेकिन इस बार तो हमने देखा कि वो पढ़ रहे थे, और पढ़ते हुए उनकी नजर झुकी हुई थी, और बीच बीच में वो स्पीकर को संबोधित करते हुए बात कर रहे थे। विपक्ष की तरफ वो देख ही नहीं रहे थे, कोई हुटिंग ना कर दे। प्रधानमंत्री की इस तरह की बॉडी लैंग्वेज, प्रधानमंत्री का मुरझाया हुआ चेहरा, प्रधानमंत्री का चिंतित चेहरा मैंने पिछले 14 साल में कभी संजय जी ऐसे नहीं देखा है, जिस तरह का चेहरा हम इस बार पार्लियामेंट में देख रहे हैं। इसका कारण भी है संजय जी, कि जिस प्रकार से देश में परिस्थितियां चल रही हैं, जिस प्रकार से ईरान युद्ध हो, स्टीम फाइल हो, देश के अंदर तमाम चीजें हो, राहुल गांधी के हमले हो, उनसे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी घबराए हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी भी घबराई हुई है। जवाब देते हुए नहीं बन रहा है, तो दबाव बहुत ज्यादा है। और ऐसे दबाव में प्रधानमंत्री जी ऐसा लगता है जैसे कि वो डिप्रेशन में चले गए। दूसरी बात ये, अगर आप यहां देखेंगे, लगातार लोग सवाल उठा रहे हैं, सवाल पूछे भी हैं लोगों ने, कि भाई आज हास्यास्पद स्थिति हो गई है। मैंने संजय जी पिछले प्रोग्राम में आपको कहा था कि बहुत अच्छा अवसर भारत ने गंवा दिया। भारत यहाँ विश्व गुरु बनने का एक मौका भारत को मिला था, एक अवसर मिला था, जब वो मध्यस्थता कर सकता था इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच। तीनों देश समझौता चाहते थे, और ईरान तो समझौता चाहता था। ईरान तो आज भी मजबूरी में लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि जब युद्ध शुरू किया था ट्रंप ने, उसके 2 दिन बाद मीटिंग होने वाली थी, बैठक होने वाली थी, जिसमें ईरान समझौते पे तैयार था, लेकिन ट्रंप ने पहले ही हमला कर दिया। आज भी ट्रंप का आप देख लो कि 5 दिन का खुद ही सीज फायर कर दिया। ईरान कह रहा हमसे कोई बात नहीं हुई, और ईरान दे धड़ाधड़ कर रहा है इस बीच। इजराइल कह रहा नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है सीज फायर की। इधर ट्रंप जी कह रहे हैं सीज फायर है, और उधर अपने लोगों को भेजे जा रहे हैं, अपने हवाई जहाज भेजे जा रहे हैं, अपने जो जलपोत हैं उनको भेजे जा रहे हैं। तो ये 2 ट्रंप पैदा हो गए। और एक और नई खबर आज आई है संजय जी, कि वहां पे कुछ चुनाव चल रहे हैं, और खासकर जो ट्रंप का अपना क्षेत्र है उसमें चुनाव हुए हैं। विपक्षी दल ने इनको हरा दिया है वहां पे। इनकी परिस्थिति ये हो गई है, परिस्थिति ऐसी हो गई है कि जैसे बनारस के लोकसभा में किसी विधानसभा में इनका भारतीय जनता पार्टी का एमएलए हार जाए, या वडनगर में कोई, या गुजरात में अमित शाह जी की कॉन्स्टिट्युएंसी में गांधीनगर में कोई विधानसभा में एमएलए हार जाए, ये स्थिति हो गई है। तो आज अगर आप भारत में देखेंगे, इस तरह की स्थिति हो गई है कि लोकप्रियता बड़ी तेजी से गिर रही है। तो ट्रंप की हालत खराब है, और इसी साल के अंत में वहां पे मध्यावर्ती एक मिड टर्म पोल होता है, वहां पे चुनाव होता है, वो होना है। ट्रंप उससे भी डरे हुए हैं, उससे पहले जल्दी जल्दी युद्ध खत्म करना चाहते हैं। और यही स्थिति है कि साल के अंत में इजराइल में भी चुनाव होने वाले हैं, और ईरान अब पीछे हटने को राजी नहीं है। ईरान ने यह कह दिया है, धमकी दे दी है अमेरिका को, कि अगर आप अपने सैनिक उतारते हैं, जैसे कि वो छतरी वालों को उतारने की कोशिश कर रहे हैं, और वो जहां इनके सबसे ज्यादा तेल के कुएं उसको घेर के बार्गेनिंग करना चाहते हैं, हॉर्मुज जो जलमार्ग है उस पर समझौता करना चाहते हैं, या उसको ब्लैकमेल करना चाहते हैं, या उसको धमकाना चाहते हैं, तो उसने कह दिया अगर एक भी सैनिक आएगा यहां से जिंदा नहीं जाएगा। तो ईरान तो आगे बढ़ चुका है। ईरान का पीछे हटना इतना आसान मुझे नहीं लग रहा है। जो भारत में अगर आप मोदी जी की स्थिति देखते हैं, वही स्थिति विश्व में मैं ट्रंप की देख रहा हूं संजय जी। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। स्थिति हालात ये बन रहे हैं। इधर जो राहुल गांधी है वो एक के बाद एक हमला कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नरेंद्र सरेंडर। कांग्रेस ने ये जो नरेंद्र सरेंडर का अभियान चलाया है, बाकी विपक्ष दल चाहे केजरीवाल की पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, लगातार हमलावर है कि
ये नीति जो है ये कहीं भारत को बहुत पीछे ले जा रही है। हम जो सरेंडर वाले भाव में आ गए हैं, हमारा मन मस्तिष्क अमेरिका के सामने गुलामी की मानसिकता को सहन करने लगा है, स्वीकार करने लगा है, ये भारत के स्वाभिमान के लिए बहुत खतरे की बात है। तो ये जो नरेंद्र सरेंडर का नारा है, जनता में क्या ये नारा जा रहा है? जनता मान रही है कि हाँ, हम कुछ ज़्यादा ही सरेंडर हो गए अमेरिका के सामने, हमें झुकने की जरूरत नहीं थी, रेंगने लगे हैं हम, झुकने के रेंगने लगे हैं, और ये कब तक चलेगा? नहीं संजय जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो मोदी जी का जो प्रशंसक थे उन प्रशंसकों की संख्या लगातार कम हो रही है और इनके जो चाहने वाले थे उसमें तेजी से गिरावट आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अब लोगों को समझ में आने लगा है कि आप दो तरफा चीजें बोल रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा था, एक तरफ आप कह रहे हैं कि देश मजबूत हाथों में है और हिंदू खतरे में है। आज आप कह रहे हैं कि जो रशिया का और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था वो मोदी जी ने रुकवा के महान कार्य किया था। और आज जब मध्यस्थता की बात आई है कि पाकिस्तान को अमेरिका मध्यस्थता के लिए आगे कर रहा है, देखिए उस पाकिस्तान को जो अलग थलग पड़ गया था, जिसको आतंकवादी देश बताते थे, आज वो ईरान की मध्यस्थता कर रहा है। तो हम खीज मिटाते हुए कहते हैं, जब पार्लियामेंट में किसी ने सवाल पूछा कि हम दूसरे देशों के बीच में दलाली क्यों करें, आज हम इन देशों के बीच में अगर मध्यस्थता करते हैं उसको हम दलाली बता रहे हैं। और जब यही चीज रूस और यूक्रेन के बीच में होती है तो हम उसको विश्व गुरु और महानता बताते हैं। तो हमारे दो चेहरे हैं, हमारे हर बात का मतलब दो मुंही बात हमारी होती है। ये हर स्टेज पे आके आपको मुंह की खानी पड़ रही है, हर जगह आपको चीजें करनी पड़ रही है। और ये जुमला तो सुपरहिट चल रहा हमारे वाला कि देश मजबूत हाथों में है और हिंदू खतरे में है। और इसके मायने तो आम जनता भी लगा रही है। भाई आप जुमलेबाजी कर रहे हैं, आप चीजें कह रहे हैं, हर चीज से मुकर रहे हैं। पार्लियामेंट में लगातार जो है विपक्ष घेर रहा है कृषि मंत्री को। वो कह रहा है कि किसानों का इतना नुकसान हो गया उत्तर भारत में, किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही है। तो वो तो शिवराज जी खड़े होकर कुछ भी कह देते हैं, जब धरातल पे देखते हैं तो सब झूठ निकलता है। 25 बार मोदी जी का नाम लेते हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री बताते हैं। वो कहते हैं कि 200 से अधिक बार किसानों का नाम लिया है मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से, और 6-7 बार जवाहरलाल नेहरू ने लिया था। तो ये जवाहरलाल नेहरू के पीछे पड़े हैं जो चले गए 40 साल पहले, जिनकी डेथ हो गई है, मर गए हैं, ये तुलना उनसे कर रहे हैं। अरे भाई किसान उनके मुझे नहीं लगता जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे 750 किसानों की जो है मौत हुई होगी। किसान आत्महत्या कर रहे होंगे। आज जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं उनके आंकड़े ही देने बंद कर दिए 2018 से इन्होंने। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। जब आंकड़े ही नहीं आएंगे तो किसान कहां से आत्महत्या करेंगे? संजय जी, 2 दिन पहले पंजाब जैसे विकसित, जो विकास जिसको हम कहते हैं कि उन्नत राज्य है भारत का फसल उगाने में, गेहूं उगाने में, 2 किसानों ने, 2 सरदारों ने, दोनों भाइयों ने हाथ पकड़ के एक साथ ट्रेन के नीचे आके आत्महत्या की है किसानों ने, क्योंकि उनकी फसल नहीं बिक रही थी, उनका नुकसान हो गया था। वो खबरें छपी हैं अखबार में, और ये कह रहे हैं कि किसान की आमदनी बढ़ गई है, किसान की दोगुनी आमदनी हो गई है और किसान बम बम है देश का। अरे जब आपने उसकी बात ही सुनना छोड़ दिया, उसकी कोई सुन ही नहीं रहा, पूछ ही नहीं रहा है, तो क्या करेंगे? सरसों लेके पिछले 15 दिन से 20 दिन से किसान बैठा हुआ है हरियाणा में अपनी सरसों की फसल बेचने के लिए, और सरकार ये कह रही है कि आपकी फसल 28 मार्च के बाद खरीदी जाएगी। वो कौन से पंडित जी हैं जिन्होंने शुभ मुहूर्त निकाला है कि 28 मार्च के बाद खरीदी जाएगी? क्या उनके पास ये खबर है कि बारिश चलेगी 28 मार्च तक और किसान की फसल बर्बाद हो जाएगी और वो औने पौने दामों में बेच के भागेगा? क्या उनको इस बात का एहसास है? इसलिए वो 28 तारीख निकाल रहे हैं। तो बहुत बड़ा षड्यंत्र यहाँ किसानों के लिए हो, चाहे जनता के लिए हो, चाहे बाकी लोगों के लिए हो, ये चल रहा है। तो इसलिए सरकार बम बम अपने आप को कर रही है, बाकी देश में क्या हो रहा है उसकी चिंता नहीं है। सवाल आपने ये पूछा था कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता में गिरावट आई है क्या? निश्चित तौर पे आई है संजय जी। देखो, कह रहे हो तरह तरह की बातें, तरह तरह की घटनाएं ऐसी सामने आती हैं जिस पर कई सवाल खड़े हो जाते हैं। महाराष्ट्र में पवार साहब कर्नाटक दौरा करना पड़ गया उनको, महाराष्ट्र से कर्नाटक का सफर तय करना पड़ गया, राहुल गांधी की कृपा हो गई। ऐसे खेलों से मैसेज किया जाता है, ऐसी चीजों से संदेशा किया जाता है। देखिए संजय जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक खबर ये दे दूं कि जो रोहित पवार हैं, उनके भतीजे हैं
अजीत दादा पवार जिनका एक मौत हो गई थी उनकी एक जहाज की दुर्घटना में, वो लगातार डे वन से सबूत दे रहे हैं और उनका सीधा सीधा कहना है कि उनकी हत्या की गई है और वो लगातार इसके सबूत दे रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने कोशिश की है बारामती में, महाराष्ट्र में, मुंबई में कहीं भी एफआईआर करने की, उनकी एफआईआर नहीं हुई। तो उन्होंने जाके कर्नाटक में 0 एफआईआर कर दी है। अब वो 0 एफआईआर हो गई है और कर्नाटक पुलिस अब महाराष्ट्र पुलिस को वो एफआईआर भेजेगी और मजबूरन महाराष्ट्र पुलिस को उसकी जांच करनी होगी। तो जांच में अगर कुछ तथ्य आ गए तो फिर क्या होगा, और जांच अगर नहीं की तो लोग पूछेंगे भैया जांच क्यों नहीं कर रहे हो। तो ये फंसा के खड़ा कर दिया इनको उन्होंने। और इसमें क्या हो रहा है कि इस तरह की चीजें लगातार अलग अलग प्रदेशों में आपको दिखाई दे रही है। तो इसलिए राहुल गांधी ने ऐसा घेर दिया है मोदी जी को और अमित शाह को कि इनको निकलते नहीं बन रहा है। और आप एक चीज और देखेंगे संजय जी, पिछले कुछ दिनों से अब जो दुगदुगी और जो बीन बज रही थी वो अलग अलग बज रही है मोदी जी की और अमित शाह की। सुर अलग अलग हो गए, एक सुर नहीं निकल रहा है। तो वो भी जो है चर्चा का विषय दिल्ली में बना हुआ है कि सुर बदले हुए क्यों हैं, सुर एक साथ क्यों नहीं आ रहे हैं। कहाँ है चाणक्य जी, कुछ ढीले पड़े हुए नजर आ रहे हैं। चाणक्य जी उस फॉर्म में नहीं है जिसमें हुआ करते थे। अभी तक तो हमने कहा कि मोदी जी उस फॉर्म में नहीं है, लेकिन चाणक्य भी उस फॉर्म में नहीं है। तो क्या माजरा है ये भी दर्शकों को सोचना चाहिए। जी मलिक साहब, भ्रष्टाचार भी इस सरकार में बड़ा अहम हो गया है, चाहे यूपी के अफसर हो चाहे केंद्र के अफसर हो। भ्रष्टाचार की नई नई कहानियां सामने आती हैं और कुछ दिन बाद उनको क्लीन चिट मिल जाती है। यूपी में भी ऐसे ऐसे इन्वेस्टमेंट हो गए हैं, बड़ी मजाक उड़ी है कि ऐसी कंपनी को दे दिया गया जिसका खुद टर्नओवर 50 लाख का है, वो 25,000 करोड़ के एएमयू। ये जो फर्जी कहानियां हैं इन्वेस्टमेंट के नाम पर, ये कहानियां आखिर जनता को जब पता चलती है तो जनता गरियाती नहीं है, जनता सोचती नहीं है कितना मूर्ख बना रही है हमारी नेता लोग। संजय जी, ये चीजें जनता तक थोड़ी बहुत पहुंचती हैं और जनता कुछ करती नहीं है। जो बीच में कोई सवाल पूछने वाले लोग हैं, चाहे वो पत्रकार हों चाहे वो एक्टिविस्ट हों, उनको उनका सबका इलाज भारतीय जनता पार्टी जानती है। बहुत लोगों का इलाज हुआ है, बहुत लोग जेल में हैं, बहुत लोग जेल में मर चुके हैं, किसी कुछ की बेल भी हो गई है। आप जैसे लोग हैं जिनका चैनल ही बंद कर दिया गया। जब आपकी आवाज ही बंद हो जाएगी तो भ्रष्टाचार आप उठाएंगे कहाँ पे। जब हम जैसे आप जैसे लोगों की आवाज बंद करने की कोशिश हो रही है तो आम जनता क्या करेगी। बात ये, हैरानी की बात ये है कि जिस अफसर का नाम आया है नीरज गुप्ता, डॉक्टर नीरज गुप्ता है, वो पशुधन डिपार्टमेंट में थे। वहां पर उनके घोटाले के आरोप लगाते हुए उनको हटाया गया और उत्तर प्रदेश की पुलिस उनको ढूंढ रही है और वो हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि भाई इनसे पूछताछ करिए, अभी गिरफ्तार मत करिए। अगर ये कुछ नहीं बताते फिर गिरफ्तार करिए, हमारे पास आइए। पुलिस फिर पहुंच गई कि नहीं साहब बता नहीं रहे, इनको हम अरेस्ट कर रहे हैं। और पता चला एकाएक उनकी नियुक्ति हो गई। उत्तर प्रदेश में निवेश लाने की जिम्मेदारी दे दी गई उनको और निवेश लाने का ठेका उनके पास है। और उन्होंने तत्काल 25,000 करोड़ का एमओयू एक ऐसी कंपनी के साथ करा दिया जिसकी वैल्यू 50 लाख भी नहीं है। हैरानी की बात आप देखिए, वो अफसर कहाँ है। बाकी अफसर उत्तर प्रदेश में शायद बचे नहीं है। छोटा राज्य है, मणिपुर वगैरह से बुला लो भाई, है, या मिजोरम से बुला लो अगर उत्तर प्रदेश में आदमी नहीं है। तो ये मजाक चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे किसी प्रदेश में हो चाहे देश में हो, मजाक सब जगह चल रहा है। भ्रष्टाचार एक जगह नहीं है संजय जी, भ्रष्टाचार बहुत जगह है। भ्रष्टाचार की कई सारी डिटेल, कई सारी कहानियां हमारे पास भी है, लेकिन कोई छापने को तैयार नहीं, दिखाने को तैयार नहीं है, कोई तथ्य देने को तैयार नहीं, कोई आरटीआई का जवाब देने को तैयार नहीं है। अगर आप बिना उसके छापेंगे तो आप ही को नोटिस आ जाएगा, आप ही को जेल हो जाएगी। आपने देखा ना, एक पत्रकार है संकेत उपाध्याय, उनको नोटिस इस बात का आ गया है कि आपने इलेक्शन कमीशन का जो ट्वीट कर दिया था उसका आपने खबर दे दी थी। अरे भाई, इलेक्शन कमीशन के लेटर पे भारतीय जनता पार्टी की मोहर लगी हुई है और इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि ये एरर हो गया, हमसे गलती हो गई है, और अगर कोई इस चीज को बाहर कर रहा है तो उसको नोटिस देकर उसको जेल में डालो। तो क्या मजाक देश में चल रहा है। इलेक्शन कमीशन इतना बड़ा चुनाव आयोग है, उसको ये भी नहीं पता है कि भाई इसका सीधा सीधा मतलब है कि अप्रूव होके आए भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर से, और तब आप इसको जो है अप्रूव करके आगे फाइल चालू हो रही है और इसको बांट दो लोगों को।
और एक बहुत छोटे लेवल को सेक्शन ऑफिसर लेवल के आदमी को सस्पेंड किया या उसको लाइन हाजिर किया, क्या किया है? क्या बाकी की जिम्मेदारी नहीं है? तो ये देश में इस तरह की चीजें चल रही हैं। चुनाव आयोग जैसी संस्था से लोगों का विश्वास उठ गया संजय जी। चुनाव आयोग ऐसे होता है कि दो टीमों की जो है कबड्डी का मैच हो रहा है या क्रिकेट का मैच हो रहा है, और चुनाव आयोग एक रेफरी का काम करता है। अगर रेफरी या एम्पायर से ही हमारा भरोसा उठ जाएगा तो उस मैच का क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर अगर चुनाव आयोग ऐसे होगा तो उसकी भूमिका क्या होगी। आपको क्या लगता है यूपी में जो घमासान हो रहा है, शंकराचार्य को जमानत दे दी है हाई कोर्ट ने कि जब तक चार्जशीट दाखिल नहीं हो जाए तब तक शंकराचार्य जी को गिरफ्तार नहीं होगा, जातियों के ये विद्रोह के शोर उठ रहे हैं, क्या ये भारतीय जनता पार्टी को समय कम बचा है? क्या ये भारतीय जनता पार्टी को भविष्य में नुकसान पहुंचा सकते हैं? देखिए संजय जी, जहां तक मेरी जानकारी है, जो सूत्रों से बात हो रही है, जो हमारे बाकी जानकार पत्रकारों से बात हो रही है, उनका कहना यह है कि ब्राह्मण समाज बहुत बुरे तरीके से नाराज है भारतीय जनता पार्टी से, और भारतीय जनता पार्टी इस मामले पे फंस गई है और वो बचती हुई नजर आ रही है। और वो ये भी जानती है कि ब्राह्मण समाज लगभग 6 से 7% है उत्तर प्रदेश में, लेकिन अगर वो ब्राह्मण समाज को खुश करती है तो फिर जो पिछड़ा और दलित समाज है वो नाराज हो जाएगा, जो 20 से 25% है। तो भारतीय जनता पार्टी ऊहापोह की स्थिति में है, इसलिए वो यूजीसी के मामले पे ये हो सकता है कि डिसीजन ले ले कि ब्राह्मणों को नाराज रहने दो, पिछड़ों को मनाओ, और इस चक्कर में ना पिछड़े माने और ब्राह्मण नाराज रहे और यहाँ खेला उल्टा हो जाए। ये भी इस तरह की चीजें भी उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं आने वाले समय में। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई है वो अब किसी से छुपी नहीं है, वहां लगातार तलवारें चल रही हैं अभी तक, उसमें भी कोई पीछे हटने वाली बात नहीं है। आप देख रहे हैं लगातार, अभी कुछ दिन पहले जो है डिप्टी सीएम आपके पाठक जी जो आपके दोस्त हैं उनके घर पे मीटिंग हुई थी, उसमें योगी जी नहीं आए। तो अगर डिप्टी सीएम पाठक जी के घर पे मीटिंग हो रही है और वहां पे जो आरएसएस के जो मंत्री हैं, संगठन मंत्री हैं, वो आते हैं, प्रदेश के अध्यक्ष आते हैं, और दूसरे जो अपने के मौर्य जी हैं वो आते हैं, केपी मौर्य साहब, इन लोग मीटिंग करते हैं और योगी जी नहीं आते, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि कौन सी ताकत वहां काम कर रही है। और जब वो ताकत काम करेगी तो कहीं ना कहीं टकराहट होगी, और जब वो टकराहट होगी तो उसका नतीजा क्या आएगा। और इसी बीच में अखिलेश जी मौज ले रहे हैं। अखिलेश जी कोई बहुत बड़ा काम सड़कों पे उतर के या कोई बहुत बड़ा उस तरह का काम नहीं कर रहे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं अभी धीरे धीरे। नहीं तो चुनावी समर शुरू होने वाला है उत्तर प्रदेश में, तमाम पार्टियां तैयारी कर रही हैं, चंद्रशेखर जैसे और ओवैसी जैसे लोग तैयार हो गए हैं। ओवैसी जी ने टाई अप कर लिया है वेस्ट बंगाल में जाके, अब वो उत्तर प्रदेश पहुंचने वाले हैं, वो तैयारी कर रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं बहुत भयंकर तरीके से आश्वस्त है, और वो ये मान के चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी में आपस में ही इतना मामला है कि हमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा कारण संजय जी मैं ये भी मानता हूं कि कहीं ना कहीं जनता भी भारतीय जनता पार्टी से हताश और निराश हो चुकी है। अब ये चुनाव जनता लड़ेगी, ये कोई पार्टी नहीं लड़ेगी। अब जनता भाजपा को हराने के लिए जहां भी उसको मौका मिलेगा वहां जाएगी। जरूरी नहीं है कि वो समाजवादी पार्टी को ही वोट देगी, जो भी अच्छा ऑप्शन उनको सामने नजर आएगा भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जनता उसको वोट देगी। मुझे लगता है इस तरह की सिचुएशन उत्तर प्रदेश में बन चुकी है जी। ठीक है ना मलिक साहब, स्थितियां बहुत लगातार बिगड़ती जा रही हैं, हमारी निगाह बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू सर। ये थे केपी मलिक जी, आपने पूरी बातचीत सुनी। मैं आपसे एक सहयोग की और उम्मीद कर रहा हूँ। लखनऊ में पहली बार 4 PM एक इवेंट कराने जा रहा है स्वानंद किरकिरे जी का। छोटी सी क्लिप देखिए, फिर मैं आपसे एक संवाद करूंगा। तो ये स्वानंद किरकिरे जी का शो है, 4 अप्रैल को है, लखनऊ के अंसल में दयाल लॉन में। बुक माई शो पर टिकट है। मेरी पहली बार इवेंट करा रहा हूं तो आपके सहयोग की जरूरत है मुझे। अपने दोस्तों से ये कहिए कि टिकट आज ही बुक कराएं।
और चैनल पे ये बातचीत कैसी लगी जरूर बताएं। शुक्रिया, थैंक यू।